So hi friends, today is the lecture number 16 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीखे। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब उस रेजोनेंस हाइब्रिड में हर स्ट्रक्चर की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगी, जो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगी, कम होगी। तो अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हमसे नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें 4 ऑप्शन दी होंगी। हमें पूछा जाएगा विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सेकंड, या फिर हमसे पूछा जाएगा विच स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। थर्ड, हमें 4 ऑप्शन दी गई होंगी, हमसे पूछा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो। चौथा क्वेश्चन, जहां हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना होगा। पांचवा क्वेश्चन, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज लीस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो कम स्टेबल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी, तो मुझे कम स्टेबल बताना है। जहां पूछा जाएगा हमसे विच स्ट्रक्चर हैज मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हमें क्या बताना है, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देंगे, हमें बस ये पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर हम उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो अब सबसे पहला प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है बेटे? जब भी आपको 4 ऑप्शन दी गई हो, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यह देखिए कि कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? हमें पता है जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज अकोमुलेट होता रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो एक चीज याद रखना, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मिनिमम फॉर्मल चार्ज कितना हो सकता है? 0। 0 मतलब न्यूट्रल। तो कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे? सो नंबर 1 प्रेफरेंस आप दोगे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? अब सेकंड, मान लो आपने चारों ऑप्शन देखी, उन चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो न्यूट्रल है। सारे के सारे स्ट्रक्चर में चार्ज है। चारों की चारों ऑप्शन में हर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, चार्ज है। तो आपको सेकंड प्रेफरेंस क्या देखनी है? सेकंड प्रेफरेंस में आपको सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। कौन से करने हैं? सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। जिसमें सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इनफैक्ट आप पाई बॉन्ड ही कैलकुलेट कीजिए जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला? हमें पता है जब भी बॉन्ड बनता है एटम पास आते हैं। एटम पास आते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, और जब एनर्जी बाहर निकलेगी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा सिग्मा और पाई बॉन्ड बने होंगे उतनी एनर्जी बाहर निकली होगी। जितनी एनर्जी बाहर निकली होगी उतनी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हुई होगी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या उतनी बड़ी होगी। तो मैं सेकंड प्रेफरेंस किसको दूंगा कि अगर मेरे कोई भी ऐसी ऑप्शन मुझे नहीं दी गई है जो न्यूट्रल हो, तो मुझे सेकंड नंबर पे आपको क्या देखना है? आपको देखना है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। तो जिसमें सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब तुम कहोगे कि रेजोनेंस में तो हमने ये डिस्कस किया था
कि पाई बॉन्ड मूव करता है या लोन पेयर मूव करता है। सिग्मा बॉन्ड की तो कभी बात ही नहीं हुई। बेटे सिग्मा बॉन्ड एक जगह इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। Dancing resonance. Dancing resonance is the only resonance in which sigma bond के इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। अब आप डांसिंग रेजोनेंस किस में होता है हमें पता होना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि यहां पे 3 मेंबर्ड रिंग लगा होगा और यहां इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कार्बन पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इसको मैं C1 बोल देता हूं, C2 बोल देता हूं, C3 बोल देता हूं, C4 बोल देता हूं। तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल होता है जिससे एंगल स्ट्रेन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन C4 का, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन C2 का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाते हैं अपनी एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पे डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो C4 का था वो C1 को मिल गया। यहाँ पे C2, C3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया? CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। सो डांसिंग रेजोनेंस एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कौन सा स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड नंबर पे आपने क्या देखना है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं है, आपने क्या देखना है कौन सा ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। आप पाई बॉन्ड ही देखिए, आपका पाई बॉन्ड से काम चल जाएगा। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH नेगेटिव, NH2। दूसरा मॉलिक्यूल है CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल। A स्ट्रक्चर है या B स्ट्रक्चर है? तो अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं है, दोनों के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेकंड प्रेफरेंस आपको क्या देखनी है? आपको देखना पाई बॉन्ड किसमें है। इसमें क्या है? एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर B इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर A। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल हमारे पास है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? पाई बॉन्ड को। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चारों में कोई भी न्यूट्रल नहीं है। फिर आपने पाई बॉन्ड कैलकुलेट किए, सबके पाई बॉन्ड भी इक्वल थे। तो अब थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे। जिस स्ट्रक्चर में हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होगी वो स्ट्रक्चर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड प्रेफरेंस हम किसको देंगे? द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which octet of each atom is complete। जिसमें हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, अब फोर्थ है मेरे पास, मान लो आपने स्ट्रक्चर बनाए, हर एटम की ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो अब चौथे नंबर पे आपने क्या देखना है? फोर्थ प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? आपने ये देखना है जिस मॉलिक्यूल में ऑपोजिट चार्ज के बीच में चार्ज सेपरेशन कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आप चार्ज को दूर लेके जाते हो
तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैं सिर्फ कार्बन ही लिख रहा हूं। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, अगर मुझे इस पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर दूर लेके जाना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या एनर्जी करनी पड़ेगी? सप्लाई। मान लो इनिशियली इसकी एनर्जी थी 100 यूनिट, मैंने 50 यूनिट इसको एनर्जी सप्लाई की और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया, इसका पॉजिटिव इधर चला गया नेगेटिव इधर चला गया, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? 100 पहले थी, 50 और दी, 150, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑपोजिट चार्ज को दूर करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हम एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है जी? सो अगर मैं ए और बी में से कंपेयर करूं कि मेरे पास क्या है, ए ज्यादा स्टेबल होगा जब बी ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं क्या कहूंगा? ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए जो होगा बी से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो फोर्थ प्रेफरेंस आप किसको दोगे? फोर्थ प्रेफरेंस में आप लिखोगे द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। तो जहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। आपको क्या देखना है? नंबर 1 आपको देखना है न्यूट्रल स्ट्रक्चर, अगर न्यूट्रल नहीं है फिर आपको पाई बॉन्ड देखने हैं, पाई बॉन्ड अगर बराबर है फिर आपको क्या देखना है? क्या किसमें सारे एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट है फिर आपको क्या देखनी है? चार्ज सेपरेशन देखनी है। क्या देखनी है? चार्ज सेपरेशन। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे, अब अगर मेरे पास कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज आ जाए, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज होंगे उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है। सो इफ सेम चार्ज if same charge is present on adjacent atom, then its stability is very less, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि जब एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सिक्स्थ, अगर आपके पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लो आपके पास इस तरह से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लो कोई आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दूसरे में भी मेरे पास क्या है? कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर क्या है? बी है। दोनों में, इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा है। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ ज्यादा कार्बन चेन जुड़ी हो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो, तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं इसको देखूं, इसकी सिर्फ एक ही साइड कार्बन चेन जुड़ी है, इसकी इस साइड भी कार्बन चेन जुड़ी है और इसकी इस साइड भी कार्बन चेन जुड़ी है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके साथ ज्यादा कार्बन चेन जुड़ी हो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं 6 क्या लिख सकता हूं, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज सी पॉजिटिव मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, देन स्टेबिलिटी of that resonating structure is directly proportional to carbon chain attached with C positive oblique electron donating group attached with C positive। क्लियर है। सेवंथ, अब अगर मान लो मेरे पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर क्या है, बी है। पिछले वाले केस में बच्चे कौन स्टेबल होगा मेरा, इस वाले केस में ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि ए के साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी है, बी में एक ही कार्बन चेन जुड़ी है सी पॉजिटिव पे। अब अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा ऐसा हो जिसमें सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो सी के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस सी के साथ इस साइड एक चेन जुड़ी है, इस साइड एक चेन जुड़ी है, इस सी के साथ सिर्फ एक ही साइड कार्बन चेन जुड़ी है। तो जब सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसके साथ ज्यादा कार्बन चेन जुड़ जाएंगी। कार्बन चेन जनरली इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो जब ये इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगी, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगी, दोनों साइड से जब ये इलेक्ट्रॉन देगी तो यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी पर इससे कम बढ़ेगी। तो अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपने ये देखना है कि उस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ जितनी कम कार्बन चेन जुड़ी होंगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज़ सी नेगेटिव देन इट्स स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन अटैच्ड विद सी नेगेटिव oblique इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो ये हमने 7 प्रेफरेंसेस याद रखनी है। और एक और प्रेफरेंस बेटे आप याद रखना, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। सो नाउ द क्वेश्चंस। सबसे पहले है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो रेजोनेंस। तो आपको 4 ऑप्शन दी गई है, आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि इनमें से कौन सा रेजोनेंस शो नहीं करेगा। देखो रेजोनेंस कहाँ होता है, यहाँ पे कंजुगेशन होती है। और अगर आप रिकॉल करें पुराना लेक्चर, कंजुगेशन 5 तरह की होती थी। किस तरह की होती थी, 5 तरह की। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ 5 तरह की कंजुगेशन। कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास क्या हो, फिर से डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे चले तो हम वहाँ बोलेंगे कंजुगेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज हो सकते हैं। सेकंड कंजुगेशन क्या थी, डबल बॉन्ड हो, अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज मतलब एक उसका इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये है नेगेटिव क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसी और का, तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तीसरी कंजुगेशन डबल बॉन्ड हो और अगले एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो, तो लोन पेयर भी एक्सचेंज हो सकते हैं। चौथी कंजुगेशन डबल बॉन्ड हो, अगले एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, तब ये इलेक्ट्रॉन अब इस साइड जाएंगे।
पांचवी कंजुगेशन डबल बॉन्ड हो और अगले एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल हो, तब भी मेरे पास कंजुगेशन वहां पे हो सकती है। तो यहां पे भी कंजुगेशन होगी, वहां रेजोनेंस पॉसिबल है। तो मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कहां रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक चीज याद रखना बेटे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर खाली ऑर्बिटल होंगे तभी वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं और कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं पहले स्ट्रक्चर को, पहले स्ट्रक्चर में सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको याद होगा हाइब्रिडेशन में सी के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता था तो उसके क्या होता था, 2s2 2p2। तो इस तरह से मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन होते थे, हम एक्साइटेशन करते थे सी स्टार, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर मैं सी पॉजिटिव लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये खाली ऑर्बिटल आ गया। तो सी पॉजिटिव के पास खाली ऑर्बिटल है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये मेरे पास -r विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अगेन यहाँ भी सी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी इसी तरह एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ भी कंजुगेशन पॉसिबल है। बात करते हैं सी स्ट्रक्चर की। सी में अगर नाइट्रोजन देखो आप, नाइट्रोजन में क्या होता था, नाइट्रोजन में 2s2 2p3 होता था। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 3 इलेक्ट्रॉन पी में। अब नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। जब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, वेकेंट ऑर्बिटल जब वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि यहां थर्ड शेल इसके बाद स्टार्ट होगी, सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, और थर्ड एक शेल और दूसरी शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो दो अलग अलग शेल्स के ऑर्बिटल को मिक्स करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा क्या है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आते तो इसको 5 बॉन्ड बनाने पड़ते, तो 5 बॉन्ड तो ये बना ही नहीं सकता, तो यहां कंजुगेशन नहीं हो सकती। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी। अगर मैं इसको देखूं, इसमें भी देखो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां भी कंजुगेशन पॉसिबल है, तो यहां भी मेरे पास रेजोनेंस हो सकता है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, विच विल एग्जिबिट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करें तो वो खाली डी ऑर्बिटल में जाएं। तो इसका मतलब आपको वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब वो मॉलिक्यूल देखना है जिसमें ऐसा एटम हो जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल हो। और आप सबको पता है थर्ड पीरियड से लेके जितने भी नीचे वाले पीरियड है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होते। थर्ड पीरियड के एलिमेंट या थर्ड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट में सब में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन यहां पे हो सकती है, तो यहां रेजोनेंस हो सकता है। पर यहां रेजोनेंस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल। यहां कार्बन के कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, पी ऑर्बिटल। सो ये पी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। कौन सा रेजोनेंस है, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, आउटर मोस्ट 3s2 3p3 और 3d खाली पड़ा है। थर्ड शेल का 3d सब शेल खाली पड़ा है, तो इसके डी ऑर्बिटल यूज किए जा सकते हैं, और तीसरी पीरियड के एलिमेंट या उससे नीचे वाले एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। अब तुम कहोगे नाइट्रोजन 4 बनाता तो इसको भी 4 बनाने चाहिए ना, फास्फोरस 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास खाली ऑर्बिटल है। तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और क्या है यहां पे डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन पॉसिबल है। वैसे भी यहां खाली डी ऑर्बिटल है, तो उन खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो यहां जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, डी ऑर्बिटल और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। सो इस तरह के रेजोनेंस को बोलेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी। क्लोरीन, क्लोरीन में मेरे पास क्या है, लोन पेयर कहां पड़े हैं, यहां पे
p ऑर्बिटल में पड़े हैं, सो p से p में जा रहा, p रेजोनेंस हो जाएगा। सो मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा b। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आपको कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में 4 ऑप्शन दे रखी हैं आपको बताना है उन 4 ऑप्शन में से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो आप देखिए यहां पे, अगर मेरे ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएं तो इसको मुझे यहां मूव कराना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर नंबर 15 देखोगे उसमें आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपने सीखे थे। तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसकी बन सकती है। अब मैं दूसरी देखूंगा। दूसरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड वही है, ये डबल बॉन्ड वही है, ये डबल बॉन्ड वही है। ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, यहां चला गया, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो इसका मतलब ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। तीसरा मेरे पास, अगर मैं इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन इलेक्ट्रॉन को यहां मूव करवा देता, इन इलेक्ट्रॉन को यहां मूव करा देता और इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर मूव करा देता, तो यहां नेगेटिव आता, यहां क्या आता है, डबल बॉन्ड। और इस साइड में इसको इधर मूव करवा देता, यहां क्या आता, पॉजिटिव। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो सकती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है ये, ठीक है। सो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको 4 ऑप्शन दी गई है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो अगर मैं स्ट्रक्चर 1 को देखूं, यहाँ पे क्या है, पूरा नाइट्रोजन के 1 2 3, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है सब में, 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। 1 2 3 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी सी। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जब भी रेजोनेंस में आए तो इस बात का ध्यान रखना कि वो अपनी वैलेंसी एक्सीड तो नहीं कर रहे। अगर वो एक्सीड करे तो उस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग होगा, उसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन। नाइट्रोइथीन का लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखना है। तो सबसे पहले तो बात आ गई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 बन सकता है, 1 2 3 4 बन सकता है, 1 2 3 4 बन सकता है, 1 2 3 4 बन सकता है। क्लियर है। अब क्या था, हमने सबसे पहले देखना था कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो कोई भी नहीं है। फिर हमने देखना था कि पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है, पाई बॉन्ड क्या है, किस में ज्यादा है। पाई बॉन्ड 1 2 1 1 1। सो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो ए सबसे पहले आएगा। अब ये तीनों स्ट्रक्चर है, इसमें भी 1 पाई, इसमें भी 1 पाई, इसमें भी 1 पाई, सब में 1 पाई है। तो मेरे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड तो बराबर है। अब तीनों में मुझे कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा कम स्टेबल है। तो तीसरा रूल हमारा क्या था, हमने देखना था किस में हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब मैं इसकी बात करूं, सी एच एच, नेगेटिव का चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना एक किसी और का। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, डॉट वाला कार्बन का। सिंगल बॉन्ड, ये क्रॉस वाला इसका, सी एच क्रॉस वाला डॉट वाला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एन क्रॉस वाला डॉट वाला, डबल बॉन्ड ओ, 2 डॉट 2 क्रॉस, पॉजिटिव चार्ज, ओ पे नेगेटिव है, डॉट क्रॉस मतलब इस पे नेगेटिव है तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए बेटे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने लुईस स्ट्रक्चर लिख लिया। इस हाइड्रोजन के देखिए 1 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 1 2,
हाइड्रोजन की डिप्लेट चाहिए, कार्बन के 8, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी शेयरिंग में है वो कॉमन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों साइड काउंट होते हैं। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। इस ऑक्सीजन के भी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से देखोगे तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तीनों जगह ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, फिर आपने चार्ज सेपरेशन देखनी थी, चार्ज भी ऑलमोस्ट पास पास ही है। फिफ्थ मैंने बताया था एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो एडजेसेंट एटम पे क्या है, सेम चार्ज है, रिपल्शन ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, सो इट इज अ लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा, तो यहां आप टिक कर दोगे लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा पूछ लिया तो इसको टिक करोगे, सबसे कम पूछ लिया तो इसको टिक करोगे। अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर करना हो, किसमें कंपेयर करना हो, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना हो, तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास। ठीक है, यहां भी 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है मेरे पास पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये मेरे पास इस तरह से है। अब ये जो पॉजिटिव है ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। मैंने कहा था अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो आपने देखना है उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप तो नहीं लगा। ठीक है, पर ऐसी ऑप्शन हम नहीं लेके आएंगे। ये अगर यहां चला जाए तब आ सकता है मेरे पास, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पे है, ऑक्सीजन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज कहां पे है, कार्बन पे है। हमने कहा था नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, तो मेरे पास तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये मूवमेंट ज्यादा अच्छी होगी। तो इस मूवमेंट के बाद मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर मुझसे पूछा जाए तो क्या होगा, ए के बाद कौन स्टेबल होगा मेरे पास यहां पे, डी के बाद कौन स्टेबल होगा, बी के बाद कौन होगा, सी। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा लीस्ट स्टेबल है। आपको 4 ऑप्शन दी गई है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे C पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, ये है। तो इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो न्यूट्रल हो, तो पहला रूल तो नहीं लगेगा। दूसरा रूल आपको क्या काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक है, यहाँ 1 2 1 2। इसका मतलब C और D जो होंगे, C एंड D इज मोर स्टेबल देन A एंड B। मुझे लीस्ट स्टेबल बताना है तो मेरा आंसर A और B में से होगा, A और B में से होगा। तो अगर मैं A और B को देखता हूं, यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बोला था अगर C पे पॉजिटिव चार्ज हो तो आपको ये देखना है कि उसके साथ कितनी कार्बन चेन जुड़ी हैं या कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। तो इसके साथ मेरे पास कितनी कार्बन चेन जुड़ी है, एक कार्बन चेन इस साइड, एक कार्बन चेन इस साइड भी क्या है, एक कार्बन चेन 2। तो C वाला तो कैंसिल हो गया। बात करते हैं नेगेटिव की। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आपको देखना है उसके साथ कितने कम कार्बन चेन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, कम कितने हैं। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके साथ एक ही कार्बन चेन जुड़ी है और उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर मैं अगर इसको देखूं, अगर ये इसको इधर खींचे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे देगा, तो नेगेटिव चार्ज इसका मेंटेन रहेगा। तो लोन पेयर कोई भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो
और उसके साथ ऐसा एटम लगाओ जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। तो सबसे कम स्टेबल क्या होगा आपका, ए होगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द लीस्ट स्टेबल। ए सबसे कम होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, बी, उससे ज्यादा क्या होगा आपका बी हो जाएगा। अब आपको सी और डी में देखना है। सी और डी में पाई इलेक्ट्रॉन बराबर है, पाई इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज सेपरेशन देखनी है। चार्ज सेपरेशन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो ये कम स्टेबल होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, डी होगा। तो आप इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी लीस्ट स्टेबल। मुझे लीस्ट स्टेबल बताना है। क्या बताना है, लीस्ट स्टेबल। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इन चारों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं, तो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा ही नहीं कि कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड को ले ले। तो इनफैक्ट मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव कर सकते हैं, ठीक है, रेदर देन इस साइड को। तो कार्बन, मैंने क्या कहा था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो ये कहाँ कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो कि नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपके पास पेयर दिया गया है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। आपको बताना है ये जो पेयर है आपस में, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब रेजोनेंस के रूल आपको याद होने चाहिए। रेजोनेंस में पाई और लोन पेयर मूव करते हैं, एटम्स मूव नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है क्या कोई ऐसा पेयर है जिसमें एटम्स मूव कर रखे हो। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिए H अपनी जगह है, ट्रिपल बॉन्ड NH अपनी जगह है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है मेरे पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर दे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, तो इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया है और एक H यहाँ गया है, तभी ये स्ट्रक्चर आएगा। देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। तो मेरे पास यहाँ एटम मूव कर रहे हैं, और जहाँ भी एटम मूव करेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा, दीज आर नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको देखूं, इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, इलेक्ट्रॉन मूव किए तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सो इस तरह से आप रेजोनेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। रेजोनेंस के रूल याद रखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल याद रखिए, आप इजीली इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय।